सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। चले मैं प्रेयर करके क्लास को शुरू करता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर और राष्ट्रगान है, हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। चलिए साथियों, थर्ड प्रेयर करेंगे। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। और हम लोग पिछले जो अभी तक थोड़ा सा जो चर्चा हुई, मैं एक बैकग्राउंड बता दूं किस बैकग्राउंड में आगे की चर्चा शुरू होगी, जिससे आप लोग समझ जाएं। हम मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी के पर्सनालिटी का एनालिसिस कर रहे हैं। पर्सनालिटी का एनालिसिस चल रहा है। इसी क्रम में हम देख पाए कि जो मानव व्यक्तित्व है यह 3 लेयर्स में बना है। एक ग्रॉस बॉडी, जिसको ये सूक्ष्म शरीर जिसको कह रहे हैं, जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है, जैसे आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनालिटी का फर्स्ट लेयर, द वेरी फर्स्ट लेयर, सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर एक शरीर होता है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं गलत बोल दिया, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी। जो ये फिजिकल बॉडी दिख रही है यह ग्रॉस बॉडी इसका नाम है, स्थूल शरीर हिंदी में। और इसके अंदर जो बॉडी है उसका नाम है हिंदी में सूक्ष्म शरीर, इंग्लिश में सटल बॉडी। उसमें कौन कौन से कोष होते हैं? प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष। जो हम सांस लेते हैं, जो हम मन में विचार आते हैं और जो हम डिसीजन लेते हैं, इन तीनों चीजों को मिला के बनता है हमारा सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी। और तीसरा चीज होता है कारण शरीर, काउजल बॉडी, जो आनंदमय कोष है, जहाँ पे हमारी लर्निंग स्टोर है, मेमोरी कह सकते हैं, हार्ड डिस्क कह सकते हैं, किसी भी जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, वहीं पे सब कुछ स्टोर है, उसी के हिसाब से बुद्धि वगैरह सब चलता है। तो यह 3 चीज हुआ, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और काउजल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसे हम स्थूल शरीर, हमारे अंग होते हैं तमाम, हृदय है, फेफड़ा है, और क्या कहते हैं, आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, किडनी, जैसे सब, ऐसे ही स्थूल शरीर के भी अपने अंग होते हैं, जिनको चक्र और नाड़ी कहते हैं। ये चक्र और नाड़ी वास्तव में स्थूल शरीर के अंग हैं।
तो नाड़ी जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 तरह की नाड़ियां होती हैं। चक्र जब स्टडी किए हैं, स्टडी चक्र में हम देखेंगे कि चक्री क्लास में उसमें 7 तरह के चक्र होते हैं, फिर वो हम चर्चा। तो इन सब में बहता क्या है, जैसे अभी हमारा जो शरीर जो दिख रहा है इसमें क्या बहता है, खून बहता है। चारों तरफ हृदय से निकल के खून चारों तरफ फैल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलता है, चारों तरफ फैल जा रहा है। ठीक है, लिम्फ जो वेसल में लिम्फ जो फ्लूइड है वो चारों तरफ फैल रहा है। ऐसे 3 चीजें चारों तरफ फैल रही हैं। लेकिन सूक्ष्म जो शरीर होता है उसमें क्या फैलता है चारों तरफ, उसमें चारों तरफ फैलता है प्राण, प्राण शक्ति। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में, प्राण के बारे में बता दूं, जो हमारा क्लास प्राण का हो चुका है। प्राण के बारे में, प्राण जो है सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी, जो स्वामी विवेकानंद जी की डिफिनीशन है। और वह प्रा का मतलब होता है कांस्टेंट, और ना का मतलब हुआ फोर्स, मोशन, सॉरी, द फोर्स ऑफ कांस्टेंट मोशन, लगातार जो चलता रहता है, जो चीज गति देता है। इसको स्पिरिचुअल भाषा में शक्ति कहते हैं, शिव और शक्ति। शिव जो हमेशा स्थिर रहते हैं और शक्ति जो मूव करते हैं। तो यह प्राण जो है यही है। फिर ये सब वेयर प्राण इज फाउंड, ये हम जानते हैं कि ये प्राण तो सब जगह है। हम सभी लोग वास्तव में प्राण के समुद्र में गोते लगा रहे हैं, प्राण के समुद्र में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। बाहर जिस शरीर को हम, जिस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वीक इंटरेक्शन फोर्स, जो ये तरह तरह के ये नाम हम कहते हैं, ये जितने भी 4 तरह के जो बाहर फोर्स हैं, वो वही फोर्स जब अंदर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन, ये सब चीजें हम बोलते हैं। तो जो अंदर और बाहर एक ही चीज काम कर रही है, नाम बस अलग अलग है। फिर इसके बाद हमने महाप्राण के बारे में समझा था। महाप्राण मतलब जो प्राइमोर्डियल फोर्स है, जो अनमैनिफेस्टेटेड है, कैसे सब कुछ बना था। हमने देखा कि हाँ, सबसे पहले प्योर कॉन्शसनेस था, यानी सबसे पहले शिव थे, शिव से ही पार्वती का जन्म हुआ, यानी जो अर्धनारीश्वर आप कह सकते हैं। प्योर कॉन्शसनेस से प्योर एनर्जी आई, फिर प्योर एनर्जी से ही तमाम तरह के सटल पहले तन्मात्र निकले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर उससे निकले 5 तरह के ग्रॉस तन्मात्र, जो स्थूल तत्व, जिसको हम क्षिति जल पावक गगन सम। ये सब हो चुका है, तो मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ जैसे आपको रिवाइज करने के लिए। फिर यहीं से पंच महाभूत और चेतना मिलके हमने निर्माण, ये पूरे कायनात का निर्माण हुआ। तब इसके बाद प्राण के बारे में, ये प्राण के बारे में हमने चर्चा शुरू किया था, वही मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर दूंगा, फिर हम लोग। तो साथियों, जैसा हमने देखा कि जो प्राण शक्ति, जो महाप्राण है, यह अनमैनिफेस्टेटेड एनर्जी है। एक ही प्राण चारों तरफ बह रहा है, कुछ अलग नहीं। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं क्लास में लेता हूँ, गेहूं तो एक ही होता है, उसी गेहूं को कोई आटा बनाता है, कोई मैदा बनाता है, कोई सूजी बनाता है। मैदा से अलग चीज बनता है, मैदे से आप पकौड़ा, समोसा, मठरी बना के खाते हैं। और सूजी से क्या बनाते हैं, सूजी से आप गोलगप्पे बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, है ही नहीं। अब मैदे से हलवा तो नहीं बनाते हैं कभी, लेकिन है गेहूं ही। फिर ऐसे तीसरा, आटे से आप रोटी बनाते हैं, आटे से आप पिज्जा वगैरह बना सकते हैं, जो भी तमाम तरह के ऐसे व्यंजन हैं। एक ही गेहूं अलग अलग तरह से काम करता है, तो कैसा अलग अलग स्वाद देता। वैसे ही महाप्राण तो एक ही है, लेकिन वही महाप्राण हमारे शरीर में कौन कौन से काम कर रहा है, उसके हिसाब से प्राण को 5 भागों में बांटा गया है। महाप्राण एक ही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है गेहूं वाला एग्जाम्पल आपके लिए परफेक्ट समझ में आ रहा हो कि एक ही गेहूं से अलग अलग चीज हो सकता है। और समझना हो तो एक बीज होता है, बीज में आप जब मिट्टी में उसको दबाते हैं तो पहले वो थोड़ा जड़ बनता है, फिर बाहर निकलता है तना, फिर उसकी शाखाएं, फिर पत्तियां, फिर फल, फिर फूल, फिर उसमें बीज आता है। तो बीज से अल्टीमेटली बीज ही आता है। तो एक ही बीज देखिए कितने सारे, तना भी वही है, वही जड़ भी है, वही पत्ती भी है, वही चीज। तो सेम वही चीज है, एक ही महाप्राण तमाम तरह के रूप लिए रहता है। तो कौन कौन से मेन फंक्शन है, 5 फंक्शन प्राण के जो अंदर मेन। प्राण बहुत तरह से काम करता है, ऐसा नहीं कि यही जो मैं 5 बोलने चल रहा हूँ ये काम करता है।
इनफैक्ट जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं उन्होंने 49 टाइप्स के फंक्शन आइडेंटिफाई करे, लेकिन उसमें से 5 महत्वपूर्ण हैं। वही 5 की चर्चा मैं आप लोगों से यहाँ डिस्कस करूंगा। फिर एक टेबल है, उसी टेबल से कंपेयर करके आपको पूरा दिखा दूंगा। और टेबल को आप बहुत ज़्यादा लिखने के पीछे परेशान हो, आप पहले देख के समझें। ये टेबल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ये टेबल आपके पास नहीं। देखिए, तो अब जैसे हमारा शरीर है, ये मानव शरीर है, तो अच्छा ये मैं बता, प्राण के बिना शरीर नहीं चलता, ये बात आप जानते हैं। अगर प्राण निकल जाए, अगर मेरे प्राण निकल जाए तो मैं तो डेड बॉडी कहा जाऊंगा। अभी मैं आपको जीवित बन के देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, सिर हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ। अभी प्राण निकल जाए तो कुछ नहीं हिलेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये प्राण शक्ति वैसे जो पूरे शरीर को चलाती है, पूरे बॉडी में कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, और पूरे बॉडी में नहीं, मैं बाहर भी कर रहा हूँ। बाहर आप बैठे हैं, आपका फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, हीटर चल रहा है, जो भी आपका चल रहा है वो प्राण ही है। प्राण मतलब एनर्जी। एनर्जी तो हर जगह है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे बॉडी का जो मेन फंक्शन है इंजेशन, किसी भी चीज को खाना। जैसे मैं मुंह में लेता हूँ, निगल लेता हूँ, आंख से कोई चीज देखा, अंदर गया, इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो हमारे बॉडी के जो ये ज्ञानेंद्रियां है, ये इनपुट डिवाइस है, इससे सब कुछ अंदर जाता है। तो जो इनपुट डिवाइस को चलाने वाली जो एनर्जी है उसको कहते हैं प्राण। ठीक है, तो मैं जैसे जस्ट एक बार मैं आपको बता दूं, इससे कंफ्यूजन ना हो। जो महाप्राण है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि यानी जो गेहूं है, गेहूं को भी, जैसे गेहूं को महाप्राण, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, महाप्राण एक बड़ा शब्द है। महाप्राण को कभी कभी प्राण भी बोलते हैं। और महाप्राण के प्रकार बोलते हैं, कितने तरह के प्रकार हैं, तो वहां भी प्राण आता है। तो यानी जब कैपिटल पी लिखते हैं, देखिए यहाँ जो पी लिखा है कैपिटल पी, जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, अगर ये कैपिटल पी, ये वास्तव महाप्राण है। लेकिन जब यही स्मॉल पी लिख दिया जाए तो जो महाप्राण के कौन से प्रकार हैं, तो प्राण 2 जगह आता है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, जब कैपिटल पी रहे तो महाप्राण की बात हो रही है, यानी जो गेहूं है। और जब स्मॉल पी रहे तो आटा, और सूजी, मैदे की बात हो रही है। ठीक, तो हमारे शरीर में 5 तरह के वायु है, प्राण है। ये जो प्राण है यह वास्तव में इंजेशन का काम करती है। इंजेशन मतलब निगलना, खाना, शरीर में प्रवेश करना। ठीक है, शरीर में जो प्रवेश करने वाला काम है यह प्राण करती है। और मुंह से ही नहीं, मुंह से सांस, आप नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, कान से आवाज सुनते हैं, आंख से चित्र देखते हैं, ठीक है, नाक से सूंघते हैं। जो भी चीज आपको अंदर, इंद्रिय जो होते हैं, जो हमारी स्किन है, स्किन से कोई टच करता है, कैसे आप टच करके जान जाते हैं। अभी आपको सांप टच करे तो आप पहचान जाएंगे, अरे तो सांप है। चींटी चले तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन वहीं आपके मम्मी पापा जहाँ टच करें तो आपको अच्छा लगता है। घर परिवार के लोग बच्चा टच करे अच्छा लगता है, कैसे आप पहचान जाते हैं। चींटी तो काटता है, चींटी को ऐसे मार देते हैं, लेकिन बच्चे को तो नहीं मारते हैं। तो ये टच है, ये भी अंदर अनुभव जा रहा है। तो जो इंजेशन का जो प्रोसेस है, जो इनपुट डिवाइस है, अंदर जाने वाले वह प्राण का वह भाग, महाप्राण का वह भाग जो इंजेशन को डील करता है, इंजेशन को कंट्रोल करता है, उसका नाम है प्राण। इसको इंग्लिश में कुछ लोग प्राणा ऐसे बोलते हैं, PRANA, प्राणा ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन आप प्राण बोलिए, जो सही शब्द है। अब जो कुछ आप खाते हैं वो पचता भी है कि नहीं। पहले पचता है, फिर जो अपच होता है वो निकलता है। तो जो पचाने में जो फंक्शन होता है, उसके लिए जो वायु है उसका नाम है समान। ये तीसरा वाला जो लिखा है, ये पचाने का काम करती है। खाना खाया, अंदर ले जाने के लिए प्राण, और पचाने का जो काम करती है उसका नाम है समान। और फिर जो पचाने के बाद क्या होता है कि जो आपने पचाया उसमें से कुछ चीजें तो अपच होता है, कुछ चीजें निकल ही जाता है। रोज हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हम लोग यूरिन जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं। जो ये सारी चीजें, गलत विचार भी तो अपच होते हैं। कोई ऐसी ऐसी बात पचती नहीं, विचार के लेवल में कुछ अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो जो अपच वाला पोर्शन है उसको निकालने के लिए जो फंक्शन है, यानी एक्सक्रीटरी फंक्शन, इंग्लिश में आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी,
प्राणा प्राणा इज इंजेशन, इनकमिंग। और ये प्राण के बाद आता है पचाना। पचाना क्या है? डाइजेशन। पचाना, उस चीज को पचा लेना। किसी को देख के आप पचा लिए, हाँ मैंने इनको देखा, तो वो जो वायु है, देखने का काम तो प्राण कर रही है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है समान, उसका नाम है समान वायु। और फिर जो नेग्लेक्टेड पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अपच वाला जो पार्ट है, वो बाहर निकलता है, लैट्रिन के रूप में निकलता है, यूरिन के रूप में निकलता है, पसीने के रूप में निकलता है। गलत विचार भी आप कभी कभी निकाल के फेंक देते, नहीं नहीं मुझे तो ये सोचना ही नहीं है। विचार के स्तर पे भी वैसे सब कुछ काम करते रहते हैं। सांस में भी देखिए, सांस एक्सेल करते हैं। यह जो जो निकलने वाला जो चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकलता है, इसके लिए जो वायु है उसका नाम है अपान। प्राण, अपान और समान, तीन चीज मैंने बता दिया। फिर अब आपके अंदर जो चीज पच गया, अब पच गया, जैसे पेट में खाना गया तो खाना पच गया, तो खाना तो पूरे शरीर में पहुंच, खाना तो मेरे इस कान में पहुंचना चाहिए, तभी तो मेरा कान काम चलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरे जीभ को खाना कैसे मिल रहा है? तो जो चीज पूरे शरीर में खाना पहुंचाने का काम करती है, उस वायु का नाम है व्यान। ये नाम याद रखिए, व्यान मतलब सर्कुलेशन, ब्लड। जैसे पूरे शरीर में खाना कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है, चारों हर कोने में ब्लड पहुंचाता है, न्यूट्रिशन। तो व्यान जो है सर्कुलेशन है, विचारों का आदान प्रदान जो चलता रहता है व्यक्तित्व में, यह व्यान वायु करती है। और जब जब ये सब हो जाता है, आपने खाना खाया, प्राण, पचाया समान, और बाहर निकाला अपान, और फिर उसको चारों तरफ पूरे शरीर में ले गए, पूरे व्यक्तित्व में ले गए, उसका नाम हो गया व्यान। अब क्या होगा? अब उस इतना जब पूरे व्यक्तित्व पहुंच जाता है तो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैं बोलता हूँ, अच्छे अच्छे विचार लाता हूँ कि ये क्लास होगा, वो क्लास होगा, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, आप लोग भी सोचते मैं वहां जाऊंगा तो ये बोल दूंगा, वैसा। तो ये सब बातें हैं। यह जो प्राणवायु जिस जो काम करती है, उसका नाम है उदान। ठीक है, यह 5 वायु हो गया। प्राण इंजेशन, समान डाइजेशन, और ये अपान एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बाहर जो त्याग करना, मल त्याग, मूत्र त्याग, वो सब चीजें। फिर आता है व्यान। व्यान है सर्कुलेशन, चारों तरफ एनर्जी को सर्कुलेट करना। पांचवा है उदान। उदान है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सप्रेशन। तो यह मैंने पांचों वायु आपको बता दिया। अभी इन पांचों को एक टेबल में लिखा हुआ है, मैं टेबल बताने चल रहा हूँ। ऑफ दीज होना चाहिए, ऑफ दीज 5 आर मेन। कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इन पांचों में कौन महत्वपूर्ण है? प्राण और अपान। आना और जाना, दो चीज जरूर होनी चाहिए। और जैसे ये हमने डिस्कस किया कि प्राण का मतलब क्या होता है। प्राण जैसे होता है, प्राण ये आपके सिर्फ शरीर को नहीं चलाते, हमारे इमोशनल और मेंटल एनर्जीज को भी चलाते हैं। आपका इस समय अच्छा विचार होगा, इमोशंस अच्छे होंगे, यह डिपेंड करता है आपका कौन सा प्राण सही से काम कर रहा है। अगर प्राण एनर्जी सही से न काम करे तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो प्राण को बैलेंस कैसे करते हैं? प्राण को बैलेंस करने के लिए योग अभ्यास किया जाता है। लेकिन पूछे कौन कौन से योग अभ्यास, तो आप आसन और प्राणायाम का नाम ले सकते हैं। अदरवाइज तो ध्यान से भी प्राण कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है। आप जिम में जाते हैं उससे भी प्राण कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से आसन और प्राणायाम करने से शरीर में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जब प्राण शक्ति बैलेंस्ड होती है तो शरीर पूरा आपका फंक्शनिंग बहुत ही बैलेंस तरीके से होता है। तो अब देखिए अगला पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंक्शन सेम प्राणा इन ह्यूमन बॉडी हैज 5 मेजर मैनिफेस्टेशन। यानी प्राण तो एक ही है, महाप्राण जिसको कहते हैं, लेकिन कौन कौन से वो काम कर रही है उसके हिसाब से प्राण को 5 हिस्सों में बांटा गया है। यानी एक ही गेहूं से मैदा, सूजी और आटा तीनों बनता है।
मैदे का अलग काम, सूजी। तो एक ही यहाँ मैंने रो वाइज बना रखा है, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे आपको दिखे ये, इसका चूंकि फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है। एक एक वायु आप ध्यान से देखिए, एक देख लेंगे बाकी समझ जाएंगे। सबसे पहली वायु है प्राणा, PRANA, स्मॉल। इसका मेन फंक्शन क्या है? इंजेशन, अंदर लेना, चीजों को, इनपुट डिवाइस को चलाना। और जैसे ये 5 प्राण है ना, ये 5 प्राण हमारे 5 एलिमेंट से मैप किए गए हैं। प्राण कहाँ से कहाँ तक काम करता है ये आप समझ जाएंगे। तो जो यहाँ ऑपरेशन वाले कॉलम में देखिए, तीसरे कॉलम में जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्राण का एरिया है गले से लेके सीने तक। गले से लेके सीने तक के एरिया में प्राण वायु बहती है। और गले से जब मैं कभी चक्र की चर्चा करेंगे, चक्र क्लास में आपने देखा, जान जाएंगे कि जो सीने का एरिया होता है यह बेसिकली वायु तत्व को दिखाता है। पंच तत्व में वायु सीने में रहती है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा गया है, प्राण को अगर मैप करना हो तो आप एयर से मैप करेंगे। यह प्रश्न कोई आपसे पूछ सकता है, कहीं एग्जाम देंगे तो उसमें आ सकता है, या ऐसे भी सामान्य जानकारी पे आपको रहना चाहिए कि जो प्राण होता है PRANA स्मॉल वाला, इसका जो एलिमेंट है क्या है? एयर। इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? गले से लेके सीने तक, पूरे सीने के एरिया को यह कवर करता है। और यह जो है प्राण, जो ये लिखा है, इसका एक दूसरा भी नाम है कि फॉरवर्ड और अपवर्ड मूविंग एयर। यह आगे की तरफ मुंह से घुसती है, सीने की तरफ जाती है, तो अंदर घुसती है। ये बॉडी के सेंटर की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन है, इसका काम ही है अंदर लेना। तो हर तरह से अंदर जाएगा तभी तो अंदर लेगा। अब ये बाहर की तरफ तो मूव कर नहीं सकती, क्योंकि खाने से रिलेटेड इनपुट डिवाइस है ना, तो अंदर ही जाएगा। अब प्राण कौन कौन सी एक्टिविटी को हमें निर्धारित करता है? प्राण जो है, देखिए क्या लिखा, थिंग्स इंटरिंग इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सेंसरी परसेप्शन मतलब पांचों इंद्रियों से जो देखते हैं, और मेंटल एक्सपीरियंस, यह पांचों चीजें यह कंट्रोल करता है। यह पांचों चीजें यह प्राण वायु कंट्रोल करती है। कौन कौन से अंग काम करते हैं? तो हृदय और लंग। यह हृदय और लंग के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब जिम्मेदार है। और यह बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। तो जिसके शरीर में ये वाला प्राण कम हो जाएगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस रहेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिनको अस्थमा की समस्या है, ये समझ जाइए आपका प्राण वायु इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, इंजेक्शन हो गया जिनका, ये मैं बता पाया। अब आगे चलते हैं। पहली वायु हो गई प्राण वायु। फिर दूसरी वायु है अपान। यहाँ अपान लिखा है, मैं समझाने में समान बताता हूँ, हम अपान का ही चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या होता है? अपान क्या है? अपान क्या काम करता है? रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। यह दो महत्वपूर्ण अपान के काम हैं। रिप्रोडक्शन मीन जो प्रोक्रिएशन, सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है बॉडी में, वह भी अपान घटता है। जिनको भी रिप्रोडक्शन के डिजीज हो जाए, सेक्सुअल डिजीज, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इसका मतलब उनकी अपान वायु इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है। और उनका एक्सक्रीशन, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि तो पाइल्स हो गया, पेट साफ नहीं होता है, एक्सक्रीशन में पसीना में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, जहाँ भी छोड़ने की प्रक्रिया बाधित हो रही है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी अपान वायु आपकी बैलेंस्ड नहीं है। क्लियर हो गया? अपान वायु याद रखा। अब इसका देखिए नाम क्या, द एयर दैट मूव्स अवे। ये शरीर से चीजों को बाहर ले जाती है, इसीलिए यह अवे मूव करती है।
और इसका सीट कहाँ है, कहाँ ये वायु रहती है, नेवल से लेके पेरिनियम तक। प्राण कहाँ से कहाँ तक रहती है, नाभि से, सॉरी, गले से लेके सीने तक, ये नेवल से, नाभि से लेके नीचे पेरिनियम तक। पेरिनियम आप जानते हैं क्या हिस्सा होता है, जो एनस और जेनाइटल ऑर्गन के बीच में जगह है। तो यह मेल के लिए है, मेल के लिए ऐसा है। फीमेल में जो सर्विक्स, जो वेजाइना का पार्ट होता है, सर्विक्स तक होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक्टिव वो क्या होता है, ये एक्टिविटी क्या है इसकी, एक्टिविटी ये हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, प्रोक्रिएशन, स्पर्म का प्रोड्यूसन, ओवम का प्रोड्यूसन, फीमेल्स में जो एलिमिनेशन ऑफ सीरम, यूरिन, फेसेस जो लैट्रिन गैस, विंड ऑर्गन्स, किडनी, कोलोन, रेक्टम, ब्लैडर, जेनाइटल ऑर्गन, इन सारे अंगों को कंट्रोल करता है। अगर आपको इन सब अंगों में कोई समस्या है, किसी और को भी है, तो समझ जाए कि मेरा अपान वायु इम्बैलेंस्ड है, अपान वायु मेरे शरीर में सही से फ्लो नहीं कर रही है। अच्छा, जैसे मैं चलिए आगे मैं क्लास में बताऊंगा, एक चीज अभी छोड़ देता हूँ या कभी और। चलिए चलिए मैं बात आगे बता देता हूँ। योगिक जो ट्रीटमेंट होता है, योग के इलाज के लिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी आप होम्योपैथी में जाते हैं, कभी एलोपैथी में जाते हैं, एक ही दर्द के लिए कभी आप हड्डी वाले को दिखाते हैं, कभी आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, कभी आप मेडिसिन वाले को दिखाते हैं। वैसे ही योग में रोगों को एनालाइज करने के लिए अलग अलग टेक्निक है। अभी मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ, प्राण शक्ति के आधार पर रोगों की कैसी एनालिसिस होती है। यही जब नेचुरोपैथी वाले पास जाएंगे तो पंचतत्व क्या, वो कहेंगे आपका पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस्ड है, पृथ्वी तत्व आपका सही नहीं है। उसी पृथ्वी को यहाँ अपान कहते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या एनालाइज कर रहे हैं, प्राण के हिसाब से शरीर में रोगों की एनालिसिस करना। अब तीसरी वायु है जो यहाँ लिखा है समान। समान वायु क्या है, यह क्या काम करती है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन। जो आपने खाया उसको पचाने का काम। आपने प्राण वायु से तो खाया, जो गले से लेकर सीने तक जो वायु है उसके द्वारा आपने खाने की क्रिया पूरी कर दी, लेकिन जो पचाने का काम है वह यही समान वायु करती है, ठीक है। और समान वायु को जो इसका एलिमेंट है, किस तत्व से इसको देखते हैं, फायर। अग्नि आप जानते हैं, जठराग्नि कहते हैं, पेट में एसिड बहुत ज्यादा है, एसिड हो गया, एयर एसिड मतलब वो फायर ही। तो फायर एलिमेंट से इसको मैप करते हैं। और यह द बैलेंसिंग एयर, यह प्राण और अपान के बीच बैलेंस बनाती है। ऊपर के हिस्से से प्राण जैसे मूव होता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे इस हिस्से तक तो प्राण है, नीचे नाभि के जो नीचे है, नाभि के नीचे तक अपान है, तो नीचे अपान, ऊपर प्राण, बीच वाला जो हिस्सा बचता है, जो ये सीने से लेके नाभि तक का हिस्सा बचा, इस वाले हिस्से में समान वायु बहती है। तो यह ऊपर प्राण और नीचे अपान के बीच बैलेंस बनाती है, ठीक है। मुझे लग रहा है अच्छे समझ पा रहे हैं आप लोग, इसीलिए इसको द बैलेंसिंग एयर बोला गया। ऊपर वाली जो प्राण वायु है वो क्या है, इनकमिंग है, वो कहते हैं इनवर्ड मूविंग, इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहा है। और जो अपान वायु है ये आउटवर्ड मूविंग विंड है, बाहर जा रही है। लेकिन समान क्या है, द बैलेंसिंग एयर, इट मेक्स बैलेंस बिटवीन प्राण एंड अपान। इसका क्षेत्र क्या है, डायाफ्राम, यानी सीने से लेकर नाभि के बीच। ऑर्गन्स कौन कौन से ये देखती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी यह जान लें, जिसको भी डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई बीमारी है, एक लाइन में कहिए तो आपका जो समान वायु है वह असंतुलित है। समान वायु जो आपके पर्सनालिटी में है वह संतुलित नहीं है, पचाने की क्षमता सही नहीं है। कुछ लोग जैसे ये है कि खाना खा के नहीं पचा पाते, कुछ लोग कान से ऐसी बात सुना आप उसको पचा नहीं पाते, कोई आपके सामने आप गाली दे दिया आप उसको पचा नहीं पाते, आप भी शुरू हो जाते हैं उगलना, तुरंत उल्टी कर देते हैं।
उसने आपको गाली दिया और आप तुरंत उल्टी कर देते हैं, क्योंकि आप उस चीज को पचा नहीं पाए। और जो पचा पाएगा, हाँ ठीक है गाली दे दिया, इससे कौन सी बड़ी बात। आप गाली मत लीजिए, आप गाली क्यों लेते ही, आप क्यों सोच रहे हैं वो आपको देना है। इतना भी कोई गाली देता है आप सुनिए नहीं। तो यानी जो अगर गाली सुन के रिएक्ट करता है, इसका मतलब उसका समान वायु, मैं समझा पा रहा हूँ उस तरह, किसी को लग रहा है यार मजाक कर रहे हैं क्या ये, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। आपने जो इनपुट लिया और आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका समान वायु गड़बड़ है। ठीक है, कोई आपके सामने आया, उसने चिल्ला दिया और आप भी चिल्ला दिए, भाई चिल्ला दिया, अपना मुंह खराब किया, वो अपने फेफड़े पे जोर लगाया, अपने हृदय को खराब किया। आप क्यों अपने फेफड़े पे जोर लगा रहे हैं। इस बात को अगर पचा ले, कोई भी आपके सामने चिल्लाए, जैसे मैं कहूँ कोई आपके सामने चिल्ला दिया, गाली दे दिया, अब जैसे गाली देता है उसका किडनी खराब होता है, आपको ये बात पता नहीं, आप सोचे अरे इसका किडनी अपने आप ही खराब कर रहा है, मैं क्यों अपना खराब करूँ। आप चुपचाप रिलैक्स बैठे रहिए, भाई ठीक है जाओ आप। तो लेकिन अगर जब आपने रिएक्ट कर दिया, इसका मतलब आपका समान वायु सही नहीं है, यू आर अनेबल टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम इनकमिंग फ्रॉम ईयर, कान से जो है, कोई चीज आंख से देखा आपने रिएक्ट कर दिया, तो आपका समान वायु इम्बैलेंस है इसका। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब आता है उदान। उदान वायु मैंने बताया था, उदान वायु वो है जो अच्छे, उदान के पहले हम व्यान सीख लेते हैं तो अच्छा। व्यान वाला ये व्यान वायु जो सर्कुलेशन का है, इसका एलिमेंट आप जानते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये भूल गया लिखना। सर्कुलेशन, यह बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेशन, और जब सर्कुलेशन है तो यानी खून, ये वाटर तत्व ही होगा, ये भी आप समझ सकते हैं, तुरंत मैप कर सकते हैं कि व्यान वायु सर्कुलेशन का काम करती है, तो इसका जो तत्व होगा वो जल तत्व ही होगा, या पूरे बॉडी में ब्लड लेकर पहुंचाती है। ठीक है, और होल बॉडी एज इट मूव्स। अच्छा, इसका जो सीट है, जैसे कि प्राण वायु का गले से डायाफ्राम, समान का क्या है डायाफ्राम से नेवल तक, अपान का क्या है नेवल से नीचे पेरिनियम तक, तो व्यान का क्या है, व्यान का है होल बॉडी, खून तो पूरे शरीर में आपके बहता है, जहां जहां खून पहुंचेगा वहां वहां व्यान पहुंचेगा, वहां व्यान वायु। अब ये काम क्या करता है, इंटीग्रल प्राणा और बैकअप प्राणा। बैकअप है पूरे शरीर में, आपको कहीं भी कोई नुकसान पहुंचे तो खून जी लगातार आपके शरीर में दौड़ रहे हैं, सारा न्यूट्रिशन लेके पहुंच जाते हैं। तो ये जो खून जी हैं जो चारों तरफ घूम रहे हैं, जो ब्लड सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्याना। सो जैसे ग्रॉस बॉडी में ब्लड जो काम करता है, वही सटल बॉडी में व्यान, व्यान वायु डज द प्लेज द सेम रोल एज ब्लड डज इन आवर ग्रॉस बॉडी। तो मुझे लग रहा है मैं व्यान वायु आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ, यह क्या है। अब ये क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रल प्राण, बैकअप प्राण बोलते हैं। बैकअप मतलब जहां कमी होगी ये पहुंच के ठीक कर देगा। अच्छा, हर तरह के पूरे शरीर को जोड़े रखता है। पांचों वायु में जो आपने पांचों वायु देखेंगे आपस में कनेक्शन तो इसी से हो रहा है, यही तो चारों तरफ जा रहा है। व्यान जो है ये कनेक्टिंग वायु, ये कह सकते इंटीग्रल, पूरे बॉडी को इंटीग्रेट करता है। अब अगला जो है उदान। उदान जैसा मैंने बताया कि यह इसका काम क्या है, मेंटल फंक्शंस, जो आइडिया स्पीच तमाम आप विचार करते रहते हैं, थॉट प्रोसेस जो चलाते हैं, उन सब के लिए उदान वायु। और इसका तत्व क्या है, स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, आकाश तत्व। और इसका एरिया ऑफ क्या, ऑपरेशन क्या है, हेड से ऊपर, हेड और गले के ऊपर पूरे फेस पे, आज हर जगह कहिए उदान वायु रहती है। हमारी पांचों इंद्रियों देखिए, पांचों यहीं पे तो हैं, पांचों यहीं पे हैं। आप देखिए आंख दिख रही है, नाक दिख रहा है, कान दिख रहा है, जिह्वा दिख रही है, जो स्किन है जिसको जनरली कभी कभी सेक्सुअल इंद्रिय से जोड़ते हैं, वो स्किन को आप कर सकते हैं, पूरी स्किन तो यहाँ पर भी है। देखिए मैंने पांचों वायु का आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। आप आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जो किसी परिचित को हो, किसी परिचित को डाइजेस्टिव सिस्टम का समस्या है,
तो समझ जाना चाहिए कि इसका समान वायु या बैलेंस्ड नहीं है। इसीलिए आप जो विवेक क्रिया है जो देश योग, उसमें देखिए क्या होता है, जो लोग मोटे होते हैं जिनको गैस की समस्या है उनको सिटअप जरूर कराया जाता है। सिटअप करिए, नौकासन करिए, धनुषासन करिए, चक्रासन करिए, वो 4 आसन इसीलिए कराए जाते हैं, वो आपका समान वायु को बैलेंस करता है। तो मुझे लग रहा है पांचों प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान, मैं पांचों बताने की कोशिश किया हूं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यह एक चीज है, जस्ट इसको आप याद कर लें। यह बहुत ही कहीं कहीं पूछा जा सकता है, कोई आपसे कभी पूछ ले कि चलिए आपने बहुत प्राण जानते हैं, बताइए कौन कौन से। सब प्राण, जैसे कि अब मैं फेस पे कहूँ, फेस पे आप देख रहे हैं, फेस के लिए मैंने बताया उदान, लेकिन जो आंख ब्लिंक करती है क्या उदान ही ब्लिंक करती है? तो यस, उदान ही ब्लिंक करती है, लेकिन उसी उदान को यहाँ बोलते हैं ना, सॉरी, ये कूर्म। तो 5 प्राण है, तो बॉडी में कुछ फंक्शन आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे हिचकी आना कौन सा प्राण है, उल्टी आना कौन सा प्राण है, ठीक है। यह सब जो है उसके लिए आंख ऐसे ब्लिंक होता है, देखिए मेरा आंख लगातार ब्लिंक हो रहा है, आपका भी हो रहा है, कौन सा प्राण ये काम कर रहा है कि नहीं? या जब मर जाते हैं, मरने के बाद शरीर कुछ देर तक तो सुरक्षित रहता है, कुछ देर बाद गलना शुरू होता है, सड़ना शुरू होता है। तो जब तक गल रहा है, जब तक वो नहीं हो रहा है, तब कौन सी वायु काम करती है? उसके भी कोई वायु होगी। कहते हैं इनके प्राण उड़ गए, तो प्राण उड़ गए तो शरीर तो तुरंत नहीं सड़ जाता है, शरीर सड़ने में समय लगता है, धीरे धीरे स्किन वगैरह सड़ती है। तो उस समय जो वायु रहती है उन सब का क्या नाम है? ये छोटे छोटे 5 और 6 जो 5 वायु हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये आप लिख सकते हैं, जो हिचकी आती है और जो डकार आता है और उल्टी आती है, यह 3 चीज ज्यादातर आता है। इसके लिए जो वायु है उसका नाम है नाग, नाग वायु है इसका। तो मुझे लग रहा है ना कोई पूछे नाग वायु क्या है, तो आप बताइए भाई, हिचकी और वोमिट और डकार, यह तीनों चीजें जो वायु है नाग है। यह प्राण से रिलेटेड है, जो ऊपर प्राणा स्मॉल वाला प्राण। फिर अगला आता है क्रीकल। क्रीकल जो वायु है यह किस लिए है? जो आपके शरीर में आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको छींक आती है, आपको खांसी आती है, उल्टी हो तो नाग वायु, लेकिन खांसी और छींक आए तो उसका वायु का नाम है क्रीकल। यह बस याद रखिएगा, यह समान से लिंक है। फिर आता है कूर्म वायु। कूर्म वायु क्या करता है? जैसे मेरी आंख लगातार ब्लिंक हो रही है, हर 4 सेकंड पे आंख ब्लिंक हो जाती है, आपकी भी ब्लिंक होती होगी। यह जो है उदान वायु से लिंक है। आंखों के ब्लिंक करने के लिए जो वायु है उसका नाम है कूर्म। फिर अगला है धनंजय। धनंजय क्या करता है? यह आपके शरीर में रहता है, इसका रोल यह व्यान से लिंक है, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह वायु कुछ देर बाद तक आपके शरीर में रहती है। तो जब कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, अभी वहां धनंजय जी बैठे हुए हैं, प्राण पखेरु भी एक प्राण बचा हुआ है, वो धीरे धीरे निकलता। तो नाग, क्रीकल, कूर्म, धनंजय। और एक और जो प्राण है उसका नाम है देवदत्त। देवदत्त जी क्या करते हैं? जो आपको जमुहाई आती है, जो आपको नींद आती है, यह सब है देवदत्त जी का काम। तो यह पांचों वायु आप अच्छे से याद करें, इम्पॉर्टेंट है, कभी कोई आपसे टेस्ट करने के लिए पूछ सकता है, अदरवाइज तो आप इसे जानते हैं। नाग जो है वो हिचकी, उल्टी और डकार के लिए है। नाग के बाद आता है क्रीकल। क्रीकल जो है भूख के लिए है, प्यास के लिए है, खांसी के लिए है और छींक के लिए है। फिर तीसरा आता है कुर्म।
कूर्म जो है आंखों के ब्लिंकिंग के लिए है। धनंजय मृत्यु के बाद थोड़ी देर तक शरीर को मेंटेन करने का काम। और मेंटेन इसके बाद आता है लास्ट वाला है देवदत्त। देवदत्त है जो आपको नींद वगैरह आती है या जमुहाई आती है, ड्राउजीनेस जो लगा, खाना खा के जैसे एकदम बेहोश पड़ जाते हैं, तो वो चीज है देवदत्त। तो टोटल आपको ये 10 वायु हो गई, प्राण, अपान, सयान, समान, व्यान, उदान। और इधर नाग, क्रीकल, कूर्म, धनंजय, देवदत्त, यह 5। तो यह 5 और 5 10, यह वायु आप याद रखेंगे तो वायु के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर ले जाएंगे। अब जो है एक टेबल ये मैंने लिखा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, ईयर, स्किन, आई, नोज, आई, टंग, नोज, और 5 जो है शब्द, ये है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इस सूक्ष्म महाभूत है। और फिर ग्रास महाभूत, जिसको आकाश, वायु, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व बोलते हैं। और जो हम चक्र क्लास में देखेंगे 7 चक्र हैं। तो क्या ये आपस में लिंक है? पूरे लिंक है। कान शब्द, यानी जैसे कान है, कान की जिनको समस्या हो वो स्पेस अधिक से अधिक खाएं, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। स्पेस खाना मतलब व्रत रहना। जिनको स्किन की समस्या है वो एयर तत्व खूब ज़्यादा खाएं। एयर तत्व खूब ज़्यादा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। क्यों? अगर आपको याद हो देशों की क्लास में जो भी अटेंड किए होंगे या जो करेंगे, जल नीति वगैरह क्यों फोकस किया था? कोई स्किन का डिजीज है, जल नीति करो, सूत नीति करो, क्योंकि वो एयर से डायरेक्ट लिंक है। आई वाला जो है ये रूप है, अग्नि तत्व से लिंक है। टंग जो है रस से है, वाटर तत्व है। नोज है, यह गंध और पृथ्वी तत्व से लिंक्ड है। तो इस तरह से आते जो प्राण का टॉपिक कंप्लीट होता है। प्राण क्या है, कैसे, कहाँ पाया जाता है, इसके अलग अलग नाम कौन से हैं, सारी जो इसका महत्व क्या है, प्राण कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे एक्साइट करते हैं, अभी ये बहुत डिटेल में आगे आने वाला है आगे क्लासेस में, या जो और अन्य क्लास जो आप अटेंड करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा। अभी आप ये जाने कि 5 ग्रॉस मतलब 5 जो है माइक्रो लेवल पे प्राण होते हैं और 5 माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल वाले जो हैं उनका नाम नाग, क्रीकल, कूर्म, देवदत्त और धनंजय है। जो माइक्रो लेवल पे, जो बड़े स्तर पे हैं, उनका नाम है प्राण, अपान और प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। यह 5 तरह की वायु हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आगे चलते हैं। आगे की जो चर्चा है साथियों, चक्र के बारे में है। तो चक्र क्या होता है, ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल करके जस्ट मैं डिफिनीशन जो है वो सेट कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ साथियों। जैसे कभी भी आप मान लीजिए घर में सर्विस करते हैं या दुकान है आपकी, बिजनेस करते हैं, जब आप रात में लौटते हैं ऑफिस से या बिजनेस से, आप जेब में कुछ पैसे रख कर आते हैं। वो पैसे आते हैं अपनी धन पत्नी, माता जी, पिताजी जिनको भी देते हैं वो देते हैं। फिर कहते हैं देखिए ये रसोई का खर्च हो गया। फिर वो क्या करते हैं या करती हैं, वो उसी पैसे को कन्वर्ट करती हैं, आटा, गेहूँ, दाल, चावल खरीदती हैं, सब्जी खरीदती हैं। उसी पैसे से वो आपके टॉयलेट में साबुन, शैम्पू ये सब खरीदती है कि नहीं? उसी पैसे से पूजा घर की सामग्रियां खरीदती हैं। उसी पैसे से जूता चप्पल कोई टूटा है। ऐसे मतलब पैसा तो एक है लेकिन 5 में कन्वर्ट हो जा रहा
है कि नहीं, ये मैं समझा पा रहा हूँ। एक ही एनर्जी आके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब गेहूं दाल चावल खरीद के आप टॉयलेट में नहीं रख सकते, या टॉयलेट का हार्पिक आप रसोई में नहीं रखते। गेहूं दाल चावल खरीद कर आएगा तो किचन में ही रखाएगा। सब्जी जो है आप शू रैक स्टैंड पे नहीं रखते हैं, और न शूज को आप फ्रीज में रखते हैं, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हर चीज का स्थान फिक्स है, कौन सा काम कहाँ होगा। अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपको भूख लगे तो आप टॉयलेट में नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, किचन में, और कहीं नहीं जाएंगे आप खाने। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है, चप्पल पहनना है तो आप वहां जाएंगे जहाँ सू रहे, आप किचन में नहीं जाएंगे चप्पल ढूंढने, है कि नहीं। तो यानी मैं साथियों ये दो चीज बताने चल रहा हूँ आपको, कि बाहर से जब कोई ऊर्जा आती है, वह ऊर्जा आपके शरीर में आती है और काम के हिसाब से अलग अलग जगह चली जाती है। और जैसे किचन में सिर्फ खाने के सामान आपको मिलेंगे, खाना खाए रखा है, आप बना लीजिए, सब कुछ है। अब किचन में जाके आप टॉयलेट का चप्पल या हार्पिक नहीं ढूंढ सकते, तो जब भी आपको खाना चाहिए वहां जाना पड़ेगा। तो इसी तरह साथियों हमारे शरीर में कुछ जगह है, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ, जिनको एनर्जी सेंटर्स कह सकते हैं। जैसे आपके घर में जो खाना क्या है, किचन क्या है, वो खाने का सेंटर है। आंख से खाना खाना हो तो आप किचन नहीं जाएंगे, आंख से खाना खाना मतलब टीवी देखना, वो तो ड्राइंग रूम है आपका, ड्राइंग रूम में टीवी रखा हुआ है। तो अगर आंख से खाना खाना तो आप ड्राइंग रूम में जाएंगे, मुंह से खाना खाना तो आप किचन में जाएंगे, है कि नहीं। वैसे ही साथियों हमारे शरीर में जो ये स्टोर हाउसेस, छोटे छोटे जो ये बाहर से जब प्राण आता है, प्राण शक्ति आती है, तो अलग अलग फंक्शन को लेके स्टोर हाउसेस हमारे शरीर में बने हुए हैं। ये जो प्राण के स्टोर हाउसेस हैं, इन्हीं को कहते हैं चक्र। मैं समझा पा रहा हूं आपको। अलग अलग कमरे हैं, वो प्राण शक्ति कहाँ चली जाएगी। वही पैसा कहीं जाता है तो आटा बनता है, वही पैसा टॉयलेट में जाता है तो हार्पिक साबुन शैम्पू बनता है, वही पैसा जब शू रैक में लगता है तो किसी का जूता चप्पल बन जाता है। सेम पैसा कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही सेम प्राण शक्ति हमारे शरीर में अलग अलग जगह सेंटर बन के इकट्ठा हो रही है, पावर हाउस जैसा है। तो इसको कहते हैं, यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी सेंटर का या प्राण का जो पावर हाउस है, उसे ही तो चक्र कहेंगे। मैं समझा पा रहा हूँ, बहुत ही मैं लैंग्वेज में आपको चक्र समझा रहा हूँ। चक्र आपको एनर्जी सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, जहाँ खूब ढेर सारी एनर्जी लगी हुई, और हर एनर्जी का अलग अलग फंक्शन है। आप किचन की एनर्जी से नहा नहीं सकते हैं, नहाने के लिए टॉयलेट में जाना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा। और आप बाथरूम बैठ के खा नहीं सकते, कि बाथरूम बैठ के थोड़े आप गेहूं चावल से रोटी बनाएंगे, वो किचन में जाना पड़ेगा। इसी तरह हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स हैं, कि एक पार्टिकुलर एनर्जी के लिए पार्टिकुलर सेंटर है। तो ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं साथियों, इन्हें ही चक्र हमारे बॉडी में। तो डिफिनीशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहला चीज हो गया एनर्जी सेंटर। दूसरा जो है, हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आप ट्रेवलर हैं, आप कहीं भी, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। अब दिल्ली से मुंबई अगर जा रहे हैं तो आपको जगह जगह आपको पेट्रोल भी चाहिए, है कि नहीं। आपको रास्ते में खाना भी चाहिए, रास्ते में आपको कहीं ना कहीं वॉशरूम भी मिलना चाहिए, रास्ते में कहीं ऐसी भी जगह हो थोड़ा मैं रेस्ट भी कर लूँ 2 घंटे। मान लीजिए आप अपने कार से जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई आप जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब दिल्ली से जब मुंबई जा रहे हैं, अगर आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ा पेट्रोल की, तो आप रेस्टोरेंट में थोड़े रुकेंगे, आप रुकेंगे पेट्रोल पंप पे, तभी पेट्रोल मिलेगा। और अगर आपको भूख लग जाए तो पेट्रोल पंप पे नहीं जाएंगे, पेट्रोल पंप थोड़ी जाकर पेट्रोल पियेंगे। आप भूख लगे तो रेस्टोरेंट पे जाएंगे, और पेट्रोल भराना हो तो पेट्रोल पंप पे जाएंगे, और आपको अगर आराम करना हो तो कोई होटल वगैरह, कोई
ढाबा मिलेगा, आराम से चारपाई पे लेट जाएंगे, चाय पीने का मन हो अलग जाएंगे, वॉशरूम है अलग जगह, यानी पूरे रास्ते में आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वहां जाके आप वो सुविधा ले लेंगे। ऐसे ही साथियों हमारे शरीर में जिस प्राण की जहाँ कमी होती है वो हमारा शरीर एक जगह पावर सेंटर है वहां से उठा के लाता है। मान ली मेरे कान में अभी कोई चोट लग जाए ऐसे, और यहाँ पे कोई कमी हो जाए कि एक दूसरी वायु चाहिए, और उस वायु का सेंटर मान लीजिए मेरा पेट में, तो पेट से वो वायु यहाँ तक चली आती है। तो जो चक्र होता है, जो एनर्जी सेंटर है, वो पूरे शरीर में एनर्जी को सप्लाई करता है। लेकिन लेता कहाँ से? सप्लाई तो करेगा, कहीं से आना भी चाहिए। आता है वो ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से चक्र जो है एनर्जी लेते हैं और हमें सप्लाई करते हैं। तो आज से आप समझिएगा आपका एक एक सांस जो चल रही है किसकी वजह से चल रही है। आप मत सोचिए आप कुछ कर रहे हैं, पूरी कायनात आपके पीछे लगी हुई है। ये चक्र की वजह से चक्र एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं और आपके पूरे शरीर को चलायमान करते हैं। तो अब ये समझिएगा हम इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ब्रह्मांड एनर्जी न दे तो आप चल नहीं पाएंगे। तो साथियों यह दो एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर पाया, शायद समझा भी लिया हूँ कि जो चक्र होता है यह प्राण के सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स प्रेजेंट इन द बॉडी। जो बाहर से एनर्जी आती है वो अलग अलग सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होकर इकट्ठा हो जाती है, और पूरे शरीर में जहाँ जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसके रिस्पेक्टिव सेंटर से प्राण एनर्जी वहां से चल के रिस्पेक्टिव जगह पहुंच जाती है। तो मुझे लग रहा है मैं चक्र आप अच्छे से समझ पाए हैं, और जो चक्रों की क्वालिटीज हैं वो मैं अगले क्लास में आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। इसकी चर्चा मैं चक्र की चर्चा आगे की क्लास में करूंगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्लास को एंड करते हैं। और साथियों मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग, आप सोच रहे होंगे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं एनाटॉमी डिस्कस कर रहा हूँ, मानव शरीर की। जैसे आप लोग जियोलॉजी बॉटनी वाले कहते हैं ना, मैं एनाटॉमी डिस्कस कर, फिजिकल एनाटॉमी, इस शरीर की एनाटॉमी, और मैं आध्यात्मिक शरीर की एनाटॉमी डिस्कस कर रहा हूँ। ये भी परफेक्ट साइंस ही चल रहा है। मैं अंदर के शरीर बता रहा हूँ कहाँ कैसे कनेक्टेड है, कौन से गुण आते हैं, कौन से वेद दोष आते हैं, वो सारा चीज डिस्कस, ठीक है। तो अब इसके आगे चर्चा हम लोग साथी अगली क्लास में, और यहाँ से प्रेयर करके क्लास को एंड करते हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं क्लास को यहाँ से एंड कर रहा हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना समय निकाला सुनने के लिए। और आगे की चर्चा हम लोग चक्र, अभी हमने प्राण समझ लिया, नली समझ ली, अब हम चक्र के बारे में समझें। वहाँ से हमारा सूक्ष्म शरीर का अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। नमस्ते सभी को, मैं क्लास को